गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे वीक का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। तो आज आपको पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स की फॉर्म में ही क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में थे। ये 16 और 17 के हैं। कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था। 16 और 17 दोनों का आज हम देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को स्पेन के सेविले में एयरबस से पहला C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ। तो सीधे आपसे पूछेगा कि C-295 विमान किसका है, तो ये एयरबस का विमान है और इंडियन एयरफोर्स को अभी ये मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि रामसार साइट्स वगैरह आती रहती हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार को भोज वेटलैंड में क्रूज जहाजों के साथ साथ अन्य मोटर चालित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया, क्योंकि यहाँ की इकोलॉजी और इकोसिस्टम इनसे खराब हो रहा है। तो सबसे पहले भोज वेटलैंड आपका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के देखिए भोपाल में ये स्थित है। ठीक है, पहला फैक्ट आपका ये हो गया। बात करें अगर भोज वेटलैंड, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रामसार साइट भी है भारत की। भारत में टोटल 75 रामसार साइट है, उनमें से ये एक है। सबसे ज्यादा आपकी तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। तो इसे 2002 में रामसार साइट के रूप में नामित किया गया था। रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आपको पता है जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, उसके लिए रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था और रामसार साइट का टैग उसी के तहत दिया जाता है। नीचे अभी उसके बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनजीटी के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखिए एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं। भारत दुनिया में पहला विकासशील देश है जिसने इस तरीके की पर्यावरणीय बॉडी की स्थापना की थी या लेजिस्लेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी एक एक्ट के माध्यम से। इससे पहले दो विकसित देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, इस तरह की बॉडी की या डेडिकेटेड बॉडी की एक स्थापना कर चुके थे। भारत पहला विकासशील देश था जिसने इसकी स्थापना की थी 18 अक्टूबर 2010 को। नई दिल्ली ट्रिब्यूनल की बैठक का प्रमुख स्थान है, तो इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है पीबी वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसकी 4 क्षेत्रीय बेंचेस हैं जो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में होती हैं। तो 4 इसकी अलग अलग क्षेत्रीय बेंचेस हैं और एक आपकी नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच है। एनजीटी को आवेदन या अपील दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है। तो देखिए 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनका निपटान करना पड़ता है जो आपको आवेदन मिले हैं। और आपने देखा होगा एनजीटी काफी ज्यादा हैवी जुर्माने भी लगाता है। तो एक त्वरित न्याय का एक माध्यम है, यानी स्पीडी जस्टिस। जल्दी समय के भीतर एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपको निपटान इसका करना पड़ता है। वर्तमान में अभी इसके एक नए अध्यक्ष बने हैं, आपने न्यूज में सबने देखा होगा। क्या नाम है? जो आपका वेस्ट बंगाल के पूर्व चीफ जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं आपके रामसार कन्वेंशन की। और हाँ, इस सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आरआरबी का प्रश्न है, रेलवे में आया हुआ है। ये थे लोकेश्वर सिंह पांटा, PANTA। लोकेश्वर सिंह पांटा इसके पहले चेयरपर्सन थे एनजीटी के। आगे चलते हैं, अब रामसार कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व की अपनी आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए रामसार जो है एक ईरान में शहर है, उसके नाम पर यह रखा गया है। इसका नाम ईरानी शहर रामसार के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थानों को रामसार साइट का टैग दिया गया है। तो 2 फरवरी को ही आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है, जिस दिन इसको साइन किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। टोटल इंडिया में इस समय 75 है। पहले मोटो जीपी, जिसका नाम क्या होने वाला है? भारत ग्रांड प्रिक्स, इसका जो आयोजन है कहां किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, जहां पर आपकी फॉर्मूला 1 रेस भी हुई थी, उसी में इसको आयोजित किया जाएगा। तो भारत ग्रैंड प्रिक्स, इसको याद रखिएगा।
कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सीधे पूछेगा आपसे, हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास मंत्रालय ने। एसआईडी कौशल विकास यानी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीपीआई बोला जाता है, के रूप में कार्य करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह भी भारत में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू में आयोजित नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2023, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट यही है, आपसे पूछ सकता है नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2023 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? तो ये जम्मू में आयोजित की गई। यहां पर एक भारतीय सेना ने नया इक्विपमेंट लॉन्च किया है, MULE, म्यूल। इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ठीक है, जो अलग अलग कार्यों में भारतीय सेना की हेल्प करेगा। तो इसको याद रखिएगा, नॉर्थ टेक संगोष्ठी ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू में आयोजित की गई। इसके अलावा भी आपको पता होगा, जम्मू में ही राजनाथ सिंह जी भी गए थे और वहां से उन्होंने कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। वहां पर एक ब्रिज है, देबक ब्रिज। ठीक है, देबक ब्रिज से उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा जो नियोमा क्षेत्र है हमारा लद्दाख का, वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर या बैटलफील्ड भी बनने वाला है, उसको भी याद रखिएगा। कर्नाटक वन विभाग ने हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निगरानी पैनल को रिजर्व के ESZ, जिसे इको सेंसिटिव जोन बोला जाता है, जो आपके कोर बफर एरिया के अराउंड 10 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, उसे इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, के भीतर निर्मित अवैध कॉटेज के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। तो इस इको सेंसिटिव जोन में, जो कि एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है, वहां पर कुछ इलीगल कॉटेज वगैरह बना दिए गए थे। तो कर्नाटक वन विभाग ने कहा है आप इनको हटाइए। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व सबसे पहले कहां पर है? कर्नाटक में है। यह बड़े नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यहां पर यह पूरा बायोस्फीयर रिजर्व आपका पड़ता है नीलगिरी, 1986 में स्थापित है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये इसके अंतर्गत ही आता है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। टोटल यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल भारत में है, जिसमें से 10 आपके यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। ठीक है, 18 में से 10 आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आते हैं। इसके अलावा देखिए, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है, उसके मैंने नाम डाले हैं। उत्तर पश्चिम में ये नागरहोल टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है। देखिए, नागरहोल टाइगर रिजर्व वैसे तो कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक में भी पड़ता है और कुछ आपका हिस्सा तमिलनाडु में इसका पड़ता है। इन दोनों को जो काबिनी जलाशय है, ये दोनों को अलग करता है। दक्षिण में ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है, जो तमिलनाडु में है, और दक्षिण पश्चिम में ये वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है, जो केरल में है। तो ये सब याद रखिएगा, कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उबर ने, जो आपने देखा होगा, ओला है, उबर है, कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जो आज की डेट में आपको टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। इन्होंने देश भर में नौसेना के जो अधिकारी होते हैं, उनके कर्मचारियों को परिवारों की आधिकारिक यात्रा और आवागमन के लिए परिवहन समाधान यानी आपके कम्यूटेशन सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना का विशेष गतिशीलता भागीदार बनने के लिए उनके साथ साझेदारी की है। तो सीधे पूछेगा आपसे, नौसेना के साथ किसने साझेदारी की है? उबर ने साझेदारी की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को भूमि और सब्सिडी की पेशकश करने वाली नीति बनाने को मंजूरी दी है। और ये बोला भी जा रहा था कि हाल ही में किस राज्य ने सर्विस सेक्टर के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड सरकार ने। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने उत्तराखंड में ही एक विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है, विद्या समीक्षा केंद्र भी खोला है, जो गुजरात के बाद भारत में दूसरा है। और विद्या समीक्षा केंद्र का देखिए इसका मकसद क्या है, यहां पर आपको एक ही क्लिक में एक तरह का पोर्टल है, जितने भी राज्य में आपके स्कूल्स हैं उसकी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। तो गुजरात में पहला खोला गया था, उसके बाद उत्तराखंड में दूसरा समीक्षा केंद्र खोला गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओपन किया है। वेस्ट टू वेल्थ यानी आपका वेस्ट से, जो हमारा वेस्ट होता है उससे पैसा जनरेट करना की पहल के तहत इस थीम पर काम करते हुए पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF, ठीक है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। तो सीधे आपसे पूछेगा कि किस नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, तो पटना नगर निगम ने।
टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में डसॉल्ट सिस्टम के साथ साझेदारी की है। तो किसने साझेदारी की है डसॉल्ट के साथ? आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। डसॉल्ट आपको पता है बहुत फेमस एक एविएशन कंपनी है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपका क्यूसीआई है, इसके एक नए मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। देखिए नाम है उसका सरपंच संवाद, इसको याद रखिएगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऐप है। भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको आईसीसीआर बोला जाता है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन किया है। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी याद रखनी है, कौन सी है? नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। हो सकता है आपसे स्टेट पूछ ले, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव कौन से राज्य में अभी आयोजित किया गया? तो बिहार में आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच ने जनवरी 2024 में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार पाकिस्तान से वापस ले लिए हैं। तो अब यहां पर ओलंपिक क्वालिफायर्स का आयोजन नहीं किया जाएगा। भारत ने भूटान के थिम्फू के चांग लिमिथांग स्टेडियम में सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मैच में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। तो सबसे पहले सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप किसने जीती? भारत ने जीती। किसको हराया फाइनल में? बांग्लादेश को 2-0 से हराया। कहां पर आयोजित किया गया था फाइनल? भूटान के जो राजधानी है थिम्फू के चांग लिमिथांग स्टेडियम में। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया ने यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू की है। तो सीधे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट अभिनंदन कौन सी एयरलाइन ने शुरू की है? आपको विस्तारा दे देगा, इंडिगो दे देगा, ठीक है, स्पाइस जेट दे देगा। तो एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। क्या उद्देश्य है? यात्रियों को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने का और कोई उनको परेशानी ना हो उससे मुक्त एक्सपीरियंस एक देने की बात इसमें की गई है। एक्सॉन मोबिल ने, देखिए मोबिल क्या, ये लुब्रिकेंट्स वगैरह जो इंजन ऑयल्स होते हैं वो सब ये बनाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को अपने स्नेहन ब्रांड यानी लुब्रिकेंट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। तो अभी 2 से 3 देखिए ब्रांड एम्बेसडर चर्चा में रहे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैक लुब्रिकेंट्स की एक आपने देखा होगा ऐड आता है, मैक लुब्रिकेंट्स, उसके लिए राहुल द्रविड़ को, ठीक है, राहुल द्रविड़ को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक फैशन और क्लोथिंग ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है डब्ल्यू, उसके लिए अनुष्का शर्मा जी को, ठीक है, अनुष्का शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डब्ल्यू फैशन ब्रांड है, ठीक है। तो 3 आप याद जरूर रखिएगा, चर्चा में रहे हैं अभी। इसके अलावा हाँ, इंफोसिस, इंफोसिस ने भी 2 अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं अपने डिजिटल मिशन के लिए। एक है ईगा स्वियाटेक और आपके राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंफोसिस का। वैश्विक वित्तीय सेवा निगम मास्टर कार्ड ने रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नामित किया, यानी प्रेसिडेंट नामित किया है, जो अपने भारतीय परिचालन में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। तो मास्टर कार्ड ने इंडिया के लिए किसको बनाया है? रजनीश कुमार को। पहले ये एसबीआई से भी जुड़े हुए थे। रबड़ बोर्ड पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। देखिए रबड़ का जो प्राकृतिक बहुलक है ये बहुत पूछता रहता है, इसको बोला जाता है आइसोप्रीन, ठीक है। आप देखेंगे यूपी पीसीएस वगैरह में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि प्राकृतिक रबड़ कौन सा है, तो आइसोप्रीन जो है ये आपका प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक इसको माना जाता है। इसका नाम से रासायनिक अणु से ये बना होता है। रबड़ बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो केरल में, आपको पता है भारत का सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है, तो वहीं पर कोट्टयम में इसका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ प्रोड्यूसिंग या आपका आइसोप्रीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, पूछी जा सकती है आपसे। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी मसालों का, ठीक है, मसालों की वैश्विक कॉन्फ्रेंस अभी इसका 14वां संस्करण नवी मुंबई के वाशी में शुरू हुआ। तो मुंबई में आयोजित हुआ है, हमें ये याद रखना है। कौन सा एडिशन है? 14वां एडिशन। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन ने हाल ही में जो BARC है यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसके डायरेक्टर बन गए हैं विवेक भसीन जी। रेल मंत्रालय ने स्वच्छता की वकालत करने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2023 पहल का उद्घाटन किया। तो स्वच्छता पखवाड़ा 2023 पहल या कैंपेन किसके द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा।
कराची की एक मॉडल एरिका रॉबिन को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया है। वह यह खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान अभी बनी है और ये ऐसा करने वाली देश की पहली महिला बन गई। आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज अधिकारी राहुल नवीन को निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रभारी निदेशक की भूमिका इन्हें मिली है। तो अभी इसके प्रभारी निदेशक बने हैं राहुल नवीन जी ईडी के। चैनालिसिस एक आपका इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जो रैंक वगैरह देता है। 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स यानी जो आपके क्रिप्टो करेंसी है उसको अपनाने का एक इंडेक्स इन्होंने जारी किया है कि उसमें कौन से देश की किस तरीके की रैंक है। तो इसमें जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है। तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपसे सीधे पूछेगा कि ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में 154 देशों में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का स्थान है पहला। विश्व ओजोन दिवस सबको पता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इस पर हस्ताक्षर के लिए इसे खोला गया था, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो मैंने वो भी लिख दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 16 सितंबर आपका विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही देखिए आज के सारे हमारे करंट अफेयर्स थे। अभी थोड़ी देर में इसका पूरा पीडीएफ आपको 10 से 16 सितंबर का मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हो, इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना इसका आगे बढ़ना असंभव है। थैंक यू सो मच।